नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ईडी दफ्तर बुलाया गया। कांग्रेस मुख्यालय से ईडी दफ्तर पहुंचे राहुल गांधी से ईडी के अफसरों ने केस से जुड़े तथ्यों के बारे में पूछताछ की। राहुल गांधी से पूछताछ और सोनिया गांधी को पूछताछ का समन भेजने के विरोध में कांग्रेस ने देश भर में ईडी दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन किया। वहीं राजधानी जयपुर में कांग्रेस ने पैदल मार्च कर ईडी की कार्रवाई का विरोध करते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी जी को और सोनिया गांधी जी को, जिनके परिवार ने आनंद भवन देश को समर्पित कर दिया, गांधी जी ने आनंद भवन में रह करके पूरी जंग लड़ी हो देश के लिए, इस परिवार ने सब कुछ कुर्बान कर दिया देश के लिए, उस परिवार के ऊपर इस प्रकार का ईडी का नोटिस देना बड़ी शर्म की बात है। शर्म की बात, पूरा मुल्क देख रहा है इस बात को। ईडी ने राहुल गांधी को 2 जून को पेश होने के लिए कहा था, लेकिन पेश होने के लिए उन्होंने कोई दूसरी तारीख देने का अनुरोध करते हुए कहा था कि वो देश से बाहर हैं। एजेंसी ने इसी मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को 23 जून को तलब किया है। पहले उन्हें 8 जून को पेश होने के लिए नोटिस दिया गया था, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष ने पेश होने के लिए और समय मांगा था क्योंकि वो कोरोना से संक्रमित हैं। एजीएल के ऊपर राहुल गांधी का सोनिया जी का मालिकाना हक गैर कानूनी तौर पर संपत्ति पर अधिकार जमाने का एक प्रयास है। इसलिए आज जो गतिरोध कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता राहुल गांधी के बुलावे पर कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि उसके शीर्ष नेताओं के खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं और ईडी की कार्रवाई प्रतिशोध की राजनीति के तहत की जा रही है। कांग्रेस एक राजनीतिक दल है और एक राजनीतिक दल किसी कंपनी में हिस्सेदारी नहीं खरीद सकता। इसलिए यंग इंडियन के नाम से एक गैर लाभकारी कंपनी यानी नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी को नेशनल हेराल्ड एवं एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के शेयर दिए गए ताकि 90 करोड़ रुपए का कर्ज खत्म हो सके। एक अखबार के पत्रकारों की तनख्वाह देना अपराध है तो हम ये अपराध बार बार करेंगे। अगर बिजली का बिल देना अपराध है अखबार का, अगर अखबार का हाउस टैक्स देना अपराध है तो ये अपराध बार बार करेंगे। मोदी सरकार, कायर मोदी सरकार हमें गिरफ्तार करे, हमें आजीवन कारावास दे, पर अंग्रेज भी हारा था, मोदी भी हारे। बहरहाल वर्ष 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया और राहुल के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज कराया था। इसमें स्वामी ने गांधी परिवार पर 55 करोड़ की गड़बड़ी का आरोप लगाया था। हालांकि इस केस में ईडी की एंट्री साल 2015 में हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में बात करेंगे राहुल गांधी की ईडी में पूछताछ। लंबी पूछताछ और उसके बाद देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर रहे, धरने प्रदर्शन किए गए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कई लोगों को दिल्ली में हिरासत में लिया गया, उसके बाद छोड़ा गया। मीडिया से मुखातिब हुई है, उन्होंने कहा कि देश में तानाशाही राज चल रहा है, ये लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। चले, लेकिन मैं आपको रूबरू कराना चाहूंगा हमारे जो साथी अभी हमारे अतिथि हैं। हमारे साथ एके जैन साहब सीनियर एडवोकेट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ यश गोयल साहब जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रामनारायण मीना साहब कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, और मदन राठौड़ साहब भाजपा के वरिष्ठ नेता हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। मैं जैन साहब आपके पास आना चाहूंगा। जो केस है
ये कई मर्तबा इस पे चर्चाएं भी हो चुके हैं, बहुत सारे लोगों ने लिखा भी है। एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप जो भी है ये तो चले सियासी मजमा है, वो चलता रहेगा, लेकिन इस केस की डेप्थ में जाएं तो जांच एजेंसियों को या तो क्या फास्ट करना चाहिए या फिर इसमें, क्योंकि देश भी ये जानना चाहता है कि एक्चुअल में मामला है क्या वास्तव में बनता भी है कि नहीं बनता है। कांग्रेस कहती है कि बेवजह परेशान किया जा रहा है, बीजेपी कहती है कि सच्चाई का सामना करना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी है वो आ जाएगा, लेकिन पब्लिक ये जरूर जानना चाहती है कि वास्तव में इसमें है क्या। जैन साहब, सवाल आपसे है मेरा, AK जैन साहब। चले, मैं AK जैन साहब शायद उन तक आवाज नहीं जा रही है, वो अपना जैन साहब आप EP हटा लीजिए, मुझे लग रहा है कि आपके उससे आवाज नहीं जा रही है आप तक। मैं गोयल साहब के पास जाना चाहूंगा। ये हटाइए जी, इसको हटा दीजिए, ये हटाइए, हटा दीजिए इसको। जी गोयल साहब, आपके पास आना चाहूंगा जब तक मैं। नेशनल हेराल्ड केस निश्चित रूप से पब्लिक की जिज्ञासा को भी बढ़ा दिया है कि मामला है क्या, जिसमें देश भर में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, राहुल गांधी को लंबी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ऐसा योगेंद्र जी बहुत सीधा सा है कि नेशनल हेराल्ड करके अखबार था, नेहरू जी ने उसको स्थापित किया था। कांग्रेस ने काफी लोगों का जुड़ाव था, पत्रकारों का भी बहुत जुड़ाव था। मेरे ख्याल से 1990 तक अखबार चल रहा था, ऐसा नहीं था। नेशनल का हिंदी एडिशन भी था, लखनऊ से भी निकलता था। तो मूल बात यह है वो घाटे में आ गया। जब घाटे में आया तो उसको खरीदने की नौबत आई, खरीदना पड़ा उसका। और जो एसोसिएटेड जर्नल ऑफ इंडिया है लिमिटेड है, AJL, उसने उसको बाई किया। पैसे तो बहुत सारे हैं, पर जो आरोप है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का, जो उन्होंने कोर्ट में किया था, पटियाला कोर्ट में, उसमें था कि उन्होंने 55 करोड़ रुपया का गैम्बलिंग किया है। उसके बाद वो जितने में बिका उसको AJL के थ्रू जो बेचने का मामला आया, शेयरिंग का मामला आया, वो 2000 करोड़ तक चला गया। ये लंबी प्रक्रिया है और इसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुई है नहीं हुई है, ये इसी को एस्टेब्लिश करने के लिए ED ने उनको समन किया है। और ये इनको जो है पटियाला कोर्ट से दोनों को, सोनिया गांधी को और राहुल गांधी को, जमानत भी मिल चुकी है। हाई कोर्ट में ये केस था, सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस गई हुई है इनके खिलाफ कि भाई ये नहीं होना चाहिए, इसको रोका जाए। इस कुल मिला के सब जुडिस मामला है पूरा, और मौके की तलाश में सरकारें रहती हैं। अभी पहले राज्यसभा चुनाव रहे, तब इस नोटिस सर्व किए गए, वो आगे बढ़ गए। अब प्रेसिडेंट इलेक्शन आ रहे हैं तो ये वापस आ गया। तो इसमें जो मुझे नजर आता है, जो जर्नलिस्ट, इसमें राजनीति ज्यादा नजर आती है। केस तो अपनी जगह है ही, वो तो प्रूव करना ही है कोर्ट में, वकीलों को और सब लोगों को मिलकर के, उसमें जैन साहब अच्छा बता सकते हैं। पर इसमें सारी जो मामला नजर आता है वो राजनीतिक। आप जैसे वो जो दिल्ली में प्रदर्शन करना चाहते थे, वहां तक ED तक जाना चाहते थे। अगर आप अपन मुख्यमंत्री का भाषण सुने कल, जो उन्होंने प्रेस को कहा कि भाई मैं जाकर के खुद मिलूंगा ED से, इनकम टैक्स से, CBI से, और उनसे कहूंगा कि भाई आप अपने मन की, अपनी आत्मा की आवाज से पहचाने, आप जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं नहीं कर रहे, देश आपके बारे में क्या सोच रहा है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, किसी के दबाव में काम तो नहीं कर रहे हैं। वो तो दूर रहा, जो उनको जलसा ही नहीं निकालने दिया, रोक दिया और उनको प्रिवेंटिव अरेस्ट किया और उनको छोड़ दिया गया बाद में। कुल मिलाकर के केस अपनी जगह है, केस में तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती। केस में जो आरोप प्रत्यारोप है, जो कोर्ट में जिस तरह से पेंडिंग है, वो तो तभी होगा। हाई कोर्ट में भी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फाइनली तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कहा गया है कि आप जांच करिए। बहुत सारी चीजें ED ने अपने यहाँ संज्ञान लेते हुए इस केस को दर्ज किया। उन्होंने किया था उन्होंने दर्ज किया 2019 में। 19 तो इस तरह से चल रहा है, ये 2012 से चला आ रहा है। 2012 से और 2023 आ गया, 22 चल रहा है। 10 साल से ही आप और हम सब सुन रहे हैं। इसमें क्या होना है वो बात है, पर ये राजनीति जरूर जुड़ी हुई है, उस राजनीति से इसको अलग नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल। जैन साहब सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ बिल्कुल, अब सुनाई दे रही है आपकी आवाज। जी जैन साहब, पूरे मामले को लेकर के देखिए, सब जुडिस है, जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। कांग्रेस को यह लगता है कि जांच एजेंसियां दबाव में काम कर रही हैं, और बीजेपी का साफ कहना है कि अगर केस में सच्चाई नहीं है तो फिर कांग्रेस घबरा क्यों रही है। ये देखिए, एक पॉलिटिकल बयान हो सकते हैं दोनों तरफ से, लेकिन हमारे आम दर्शक, आम पब्लिक
ये जरूर जानना चाहती है कि इस केस में है क्या। देखिए, तो अदालत को फैसला करना है, सब जुडिस मामला है, 2012 का मामला है, सारी चीजें हैं, लेकिन अब है क्या इसमें? देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं योगेंद्र जी ये कहूं कि इस मामले को सब जुडिस मामला कहना गलत है। ये मामला अभी किसी न्यायालय में लंबित नहीं है, ये ईडी अपनी जांच कर रही है। ईडी ने अनुसंधान भी नहीं करती है, ईडी जांच करती है। अब सबसे पहले ये ईडी का एक जो नाम सारे राज्य हिंदुस्तान में चल रहा है, आखिर ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है क्या, और ये क्यों लाया गया था और इसका उपयोग क्या हो रहा है, इसको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड में समझने की जरूरत हमें है। 1999 में ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया था और 2005 से ये कानून लागू किया गया है। और याद है, आप जानना चाहकर ताज्जुब करेंगे कि ये कानून क्यों लाया गया था। ये कानून इसलिए लाया गया था कि टू सिक्योर, अर्थव्यवस्था को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, क्योंकि उस समय सारी दुनिया में जो ड्रग्स माफिया थे, जो स्मगलर्स थे, उनके पैसे अर्थव्यवस्था के अंदर आ रहे थे और उसको रोकने के लिए ये इंटरनेशनल कॉन्वेंट के तहत प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लाया गया था। और जिसकी धारा 3 में ये कहा गया था कि प्रोसीड ऑफ क्राइम, अपराध से उत्पन्न की हुई संपत्ति के विषय में कानून लाया गया था। और अपराध भी हर अपराध नहीं, एक शेड्यूल बनाया गया था। उस शेड्यूल में नारकोटिक्स के मामले, आर्म्स एक्ट के मामले थे, जो इंडियन वेजिंग वार अगेंस्ट इंडिया के मामले थे, और सबसे बड़ी बात आईपीसी की कुछ धाराएं उसमें डाली गई थी, जिसमें मर्डर, लूट, हत्या, एक्सटॉर्शन और साथ में फोर्जरी की धारा डाली गई थी। आप ताज्जुब करेंगे कि अगर कोई छल करके पैसे कमा लेता है, सिर्फ धारा 420 की होती है, तो उस पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लागू नहीं होगा। और ताज्जुब की बात है, क्योंकि हिंदुस्तान में हर मामले में राजनीति होना आवश्यक है, इसलिए धारा 498A जो एक घरेलू झगड़े की धारा है, उससे की गई संपत्ति को भी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर डाल दिया गया था। प्रश्न ये कि बाद में सुप्रीम हाई कोर्ट ने, स्पेशली बाबूलाल का एक जजमेंट है, बॉम्बे हाई कोर्ट का, पी चिदम्बरम का जजमेंट है, उसमें ये कहा था कि अगर कोर्ट बरी भी कर देती है उन अपराधों में, कोर्ट प्रथम दृष्टया उन अपराधों को नहीं भी मानती है, तब भी ईडी स्वतंत्र है कार्रवाई करने के लिए। और ओरल तो एक बार सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि मुकदमा दर्ज नहीं हो, तब भी ईडी स्वतंत्र। ईडी को पावर दे रखी है सेक्शन 16 के अंदर, इतनी पावर दे रखी है जो कि एक साधारण, जो कि बड़ी सी बड़ी पुलिस को भी नहीं है। ईडी किसी को भी समन से बुला सकती है, कहीं भी सर्च कर सकती है और सिर्फ शक होने पर ही संपत्ति को जब्त कर सकती है। प्रीमेडिटेड, आखिर अब ये बड़ा इशू पैदा हो रहा है कि जब तक अपराध प्रमाणित नहीं हो या अपराध रजिस्टर्ड नहीं हो, तब तक ईडी कार्रवाई क्यों करती है। ईडी के मामला में क्या है कि कभी तो ईडी कहती है कि पहले प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो तब हम कार्रवाई करेंगे, और कभी ये कहती है ईडी कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के भी हम मान लेंगे कि ये अपराध से उत्पन्न की हुई संपत्ति है, वो भी शेड्यूल्ड अपराधों से, मर्डर, लूट, डकैती, फोर्जरी, ड्रग्स। अब प्रश्न मेरे एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि इस सारे मामले में जो ये आजकल बहुत ज्यादा हल्ला चल रहा है, उसमें शेड्यूल्ड ऑफेंस में से कौन से अपराध के तहत मानकर ये कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि सिर्फ ईडी शक के आधार पर भी कार्रवाई कर सकती है। और अब तो ईडी ने ये मान लिया कि एफआईआर दर्ज होना भी जरूरी नहीं है, हम तो बिना एफआईआर दर्ज किए भी कार्रवाई कर सकते हैं, किसी को भी बुला सकते हैं। और मजे की बात है कि ईडी में जो कही गई बात है, ईडी ने जो लिखा अकेले में बैठ के, उसको सही और माना जाता है। तो एक ये अजीब सी स्थिति है, इस बारे में क्लेरिफिकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से ईडी बदनाम हो रही है, ऐसा लगता है कि हम इकोनॉमिक सिक्योरिटी नहीं दे रहे, बल्कि एक केओस पैदा करने की कोशिश की जा रही है। धारा 16 ईडी एक्ट और धारा 3 प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट अपने आप में स्पष्ट होने के बावजूद भी स्पष्ट है, और अभी तक तो ये भी तय नहीं है कि कौन से मामले में ईडी कार्रवाई कर सकती है, कौन से में नहीं कर सकती। एक मीटिंग जी, रामनारायण मीना साहब के पास में जाना चाहूंगा। मीना साहब, आपके पास आना चाहूंगा। बीजेपी कुछ देर पहले, चाहे स्मृति ईरानी हो, चाहे अर्जुन मेघवाल हो या फिर दूसरे नेता हो, वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को धैर्य रखना चाहिए। अगर कोई जांच एजेंसी जांच कर रही है तो उसे घेरने की आवश्यकता क्या है, उससे दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, इससे जांच प्रभावित हो सकती है। देखिए, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो वो संविधान की शपथ पे चलती है केंद्र जी। यहाँ संविधान की शपथ का उल्लंघन हो रहा है। देखिए, हमने देश के नेताओं ने शपथ ली थी, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो,
कम देश के हित में काम करेंगे। जी, तो अभी क्या लगता है कि देश हित में काम नहीं कर रहे ये लोग? ईडी का मामला तो है कि आप बीपीसीएल तक बेच रहे हो, आपने दर्जनों जो बनाई हुई संपत्तियां है वो बेच दी। आज मेरा परिवार, मैं 2 बीघा जमीन बेचूंगा तो मेरे पर क्वेश्चन करेगा कि नहीं करेगा? वो क्वेश्चन नहीं कर रही है ईडी, ये कर रही है कि साहब पैसा, अरे भाई इलीगल मीन्स आया है, कहाँ से आया है? आप इनकम टैक्स वाले उसको जुर्माना कर सकते हैं, ईडी के तहत मतलब उसको बुलाना, परेशान करना, ये लीडर्स इस तरह से राज करना, ये शोभा नहीं देता। जहां तक इमरजेंसी का सवाल, बार बार कहते हैं मदन जी की पार्टी के लोग, इमरजेंसी में अक्सर 10 बजे का टाइम था तो 9:15 पे आया करता था और इस तरह से जलील नहीं किया गया था। देखिए आज जिस तरह से जलील किया जा रहा है हर व्यक्ति को, हर पार्टी को, वो बंगाल में ममता बनर्जी हो, राजस्थान में अशोक गहलोत हो, या आप वालों के साथ भी जो व्यवहार हो रहा है और कितना मिसयूज करना लीडर्स को जिस तरह से रोका गया, आप चीफ मिनिस्टर्स वगैरह को जिस तरह से जलील किया जा रहा है, ये देश चलाने का तरीका नए ढंग का है। ये कोई नहीं पूछता कि अरुणाचल में क्या हो रहा है, गूगल सर्च करके देख ही लीजिए आप। तो जो संपत्तियां बेची जा रही है, देश की सरकार को जिम्मेदारी है कि वो व्हाइट पेपर जारी करे या जनता को कॉन्फिडेंस में ले। ऐसा नहीं किया जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है कि लीडर्स कोई पैदा नहीं रहे। हम फोर्स और लीडरशिप करें, तानाशाह बने और हमारी जो संस्था है उसके जो स्वयंसेवक है उन्हीं के आधार पर हम राज करें। इससे ज्यादा घटियापन नहीं हो सकता। देश के तो आपको लगता है कि जांच एजेंसी, जो बीजेपी कह रही है कि जांच एजेंसी पे दबाव बनाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस, तो आपको लगता है कि जांच एजेंसी टूल बन के काम कर रही है? जो एजेंसियां बनी हुई है वो इस लायक ही नहीं है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस रिटायरमेंट होने के बाद उनसे फैसले लेकर के उनको राज्यसभा में भेजा जाता है। ऐसा कभी नहीं हुआ हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान की राजनीति में ना हुआ न होगा। आज भी राज किसी पार्टी का आ जाए, ये जो घटिया स्तर हो रहा है राजनीति का, जिस तरह से टेरराइज किया जा रहा है, जिस तरह के जजेस लिए जा रहे हैं, जिस तरह से आईएएस अफसरों को, जो आदमी कलर की परीक्षा में पास नहीं हो सकते उनको डायरेक्ट आईएएस बनाया जा रहा है। नेताओं के लड़कों को, गरीब को नौकरी नहीं मिल रही है। इस देश में क्या करना चाहते हैं? ये ईडी की स्थिति है। ईडी में जिस तरह से काम लिया जा रहा है, ईडी को चलिए मैं राठौड़ साहब से जवाब दिलवाता हूं। सर आपको राठौड़ साहब से जवाब दिलवाता हूं। राठौड़ साहब, कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि टूल बना करके विपक्ष पे दबाव बनाने के लिए ईडी, सीबीआई, पुलिस, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन जो भी हैं जांच एजेंसियां, उनको यूज किया जा रहा है और महज प्रतिपक्ष को डराने के लिए, जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कि मूल मुद्दों से वो ध्यान भटकता रहे। ये कांग्रेस लगातार कह रही है। बात देखिए, कांग्रेस क्या कहती है वो तो अपने नेता के बचाव के लिए कहेगी, लेकिन जहां तक नेशनल हेराल्ड का है या ये जो मतलब एसोसिएट जर्नल का मामला है या यंग इंडिया का मामला है, ये सब बात इसको समझने की जरूरत है। इसका नेता इसके बारे में बोलेगा, वो इसके बारे में बिल्कुल नहीं बोलेगा। ये सबको पता है कि नेशनल हेराल्ड को 1936 में 38 में जाकर के 36 से 38 के बीच में राष्ट्रीय भूमि इनको दी गई थी, संपत्ति इनको दी गई थी अखबार चलाने के लिए, और उसमें इन्होंने और उसको लोन दिया। कांग्रेस ने 90 करोड़ रुपया 2011 में, और सोनिया ने इनकी 2000 करोड़ की संपत्ति और जब्त कर ली। फिर 5 लाख की एक यंग इंडिया कंपनी बनाई, केवल 5 लाख रुपया लगा करके, और उसमें भी कौन? सोनिया जी, राहुल जी, ये उसके अंदर और शेयर होल्डर रहे, और उसमें और भी कई शेयर होल्डर थे, ऑस्कर फर्नांडीज थे, मोतीलाल वोरा थे, और वो कई लोग थे। फिर 10-10 रुपए के शेयर के और 90 करोड़ के शेयर यंग इंडिया को दे दिए। 10-10 रुपए के शेयर 90 करोड़ के यंग इंडिया को दे दिए, और जो कांग्रेस को लोन चुकाना था तो कांग्रेस ने वो लोन भी माफ कर दिया, और 5 लाख की यंग इंडिया कंपनी को मुफ्त में एजीएल का स्वामित्व मिल गया। अब एजीएल में कौन है? वही सोनिया राहुल, और यंग इंडिया में कौन है? वही सोनिया राहुल। यानी अंधा बांटे रेवड़ी, फिर अपने को दे, और ये सारी संपत्ति हड़प ली, और ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है। और फिर देखिए 2012 में, और जब केस चला उसमें जमानत मिली, इनको गिरफ्तारी हो रही थी, जेल जा रहे थे, और जमानत कोर्ट ने दी, और उसमें उनको बुलाया कि आप समय समय पर जांच एजेंसी के सामने पेश होंगे, और जांच एजेंसी के सामने कई समन दिए, ये पेश हुए नहीं। और अब जांच एजेंसी काम कर रही है, उसमें कांग्रेस पार्टी कहां से आ गई? कोई व्यक्ति अपराध करता है,
कोई व्यक्ति ने मनी लॉन्ड्रिंग का काम किया है, कोई व्यक्ति ने, ये व्यक्ति है एज ए पर्सन, और कोई अपराध किया है तो उसमें पूरी पार्टी आंदोलन कर रहे हैं। राजस्थान का मुख्यमंत्री वहां आंदोलन करके जेल जाए, अपनी गिरफ्तारी दे, और कई एमपी और खड़गे और ये ऐसे लोग, गोगोई और ये लोग जाकर के और गिरफ्तारियां दे। क्यों? जांच एजेंसी को प्रभावित करने के लिए, दबाव डालने के लिए कि भ्रष्टाचारियों को माफ करो, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई मत करो, भ्रष्टाचारियों को बुलाओ मत, पूछताछ मत करो। मैं सोचता हूँ इससे ज्यादा। राठौर साहब, मैं एक बात जानना चाहूंगा, राठौर साहब एक बात जानना चाहूंगा, को बचाने के लिए आंदोलन करे। भ्रष्टाचार की परिभाषा क्या है ये तो पूछो। भ्रष्टाचार को बचाने के लिए यानी कोई जांच नहीं करे, जांच एजेंसी जांच नहीं कर सकती, जांच एजेंसी जांच करे तो आंदोलन कर लेते हैं। ये ठीक बात है क्या? ये लोकतंत्र के लिए सही है क्या? क्या उसको प्रभावित करना चाहिए? ये रामनारायण जी जवाब दे दे। लेकिन भ्रष्टाचार रामनारायण जी जवाब दे रहे हैं जी। रामनारायण जी आपसे जवाब मांग रहे हैं कि लोकतंत्र में जो कुछ कांग्रेस दबाव बना रही है उचित है क्या? भ्रष्टाचार की परिभाषा को तो परिभाषित करें। भ्रष्टाचार किसको कहते हैं? मित्रों की संपत्ति में बढ़ोतरी होना। कोविड में गरीब की आमदनी। रामनारायण जी मैं एक बात बताऊं, एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, जर्नलिस्ट एसोसिएट लिमिटेड जो ये कंपनी है उसमें भी सोनिया राहुल है, और जो यंग इंडिया है उसमें भी प्रमुख रूप से सोनिया राहुल है। फिर किसको कौन खरीद रहा है, किसको दे रहा है, ये तो विचार करिए। और अब आप बताइए ये कर सकते हैं क्या? यानी मैं ही एक कंपनी का मालिक दूसरी कंपनी को सस्ते में दूं और वो संपत्ति हड़प लूं, ये ठीक है क्या? दोनों में मेंबर्स वही, और पुराने शेयर होल्डर्स को पूछे तक नहीं, मीटिंग नहीं बुलाए, ये ठीक बात है क्या? जो पुराने शेयर होल्डर्स है बिना मीटिंग बुलाए, अच्छा वो कोर्ट में गए, पुराने शेयर होल्डर्स कोर्ट में गए कि हमको पूछा तक नहीं, हमारे शेयर इन्होंने अपने आप रामनारायण जी जवाब दे रहे हैं। राठौर साहब रामनारायण जी जवाब दे रहे हैं जी। हम देशवासी ये जानना चाहते हैं, पार्टी का प्रश्न नहीं है। देशवासी जानना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार की परिभाषा क्या है। क्या पूंजीपतियों को बैंकों का सारा पैसा दिया जा रहा है? इसलिए बैंकों को जो इंदिरा जी ने राष्ट्रीयकृत किया था उनको मिला करके आप उनको उनका पैसा दे रहे हो? क्या ये सही है कि जो संपत्तियां हमारी प्रॉपर्टी देश की हमारे टैक्स से बनी है, इस बटन का भी टैक्स दिया है, उस संपत्ति को कोड़ी के भाव किसी अपने मित्रों को देना, जयपुर का एयरपोर्ट जैसा देना, क्या करप्शन है कि नहीं है? अच्छा, जहां तक संविधान की आप बात करते हो, संविधान को तोड़ना मरोड़ना, संविधान की शपथ का उल्लंघन करवाना जबरदस्ती, नहीं तो पद पे नहीं रहोगे। मेरे प्रश्न का जवाब है बात को भ्रष्टाचार की परिभाषा तो निर्धारित होता है। देश की जनता शासन करने वाले लोगों से पूछ सके कि आप करप्शन क्यों कर रहे हो, देश को बर्बाद क्यों कर रहे हो। आज बेरोजगारों के रोजगार की बात करो, 2 आदमी को ईडी से बुला लिया, रोक लिया, ये क्या बात है किधर? अब सोनिया जी राहुल जी नॉन है, आज मैं एमएलए हूं तो नॉन हूं, आप उसे कह रहे हो वो कांग्रेस के है। देखिए, सर्वोपरि सर्वमान्य है कांग्रेस में जो भी हम लोग हैं। आप कृपा करके इतना घटिया स्तर मत अपनाइए जो हिंदुस्तान की राजनीति में कभी नहीं हुआ। इस घटिया स्तर को खत्म करिए। चलिए, मैं आ रहा हूं सर, वापस आ रहा हूं। मैं यश गोयल साहब के पास में जाना चाहूंगा। सर, 2 बातें निकल के आती हैं, अक्सर आप भी सुनते हैं, हम भी सुनते हैं। एक तो ये होता है कि जांच एजेंसियों को टूल बना करके सामने वाले को दबाने में काम लिया जाए, ये राज्यों पे भी आरोप लगने लग गए। और दूसरा ये है कि जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये सब कुछ प्रपंच रचा जा रहा है जो जनता समझ नहीं पा रही है। ये आरोप प्रत्यारोप के दौर में ये बात जरूर निकल के आती है, तो ऐसा लगता है? नहीं, देखिए, इसको अगर राजनीति से डायरेक्ट जोड़ना मतलब गलत नहीं है। राजनीति से जुड़े हुए मामले हैं ये, और बहुत सीधी सी बात है कि जब मौके आते हैं, अवसर आते हैं कोई क्रूशियल, तब इस तरह की जांच वापस सरफेस हो जाती है। 2019 के बाद 22 में ये वापस सरफेस हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं, जांच के विषय हैं, पर जिस तरह से मौके का फायदा उठा करके सत्ताधारी दल ये करता है, वो वाकई में आंख में चुभता है, दिमाग में अजीब सा लगता है, और ये लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब सारी कोर्ट इस पे, पटियाला कोर्ट लगी हुई है, हाई कोर्ट लगी हुई है, सुप्रीम कोर्ट में लग रहा है मामला, और जैसा मदन राठौड़ साहब कह रहे हैं ये फैक्ट हैं, इस फैक्ट्स को कोई डिनाई नहीं कर सकता। प्रश्न यही होता है कि अब एक उदाहरण लें आप,
वाड्रा साहब को बीकानेर के केस में कितनी बार ईडी ने यहाँ बुलाया, जयपुर में आपने देखा होगा, वो तो उनके साथ क्या एंटिसिपेटरी बेल चलती थी, वो इसलिए कुछ होता नहीं था। कितनी बार बुलाया जयपुर में, कितना हल्ला हो लड़ हुआ, सब कुछ हुआ, और उसके बाद क्या नतीजा निकला। वो भी तो इन्हीं की फैमिली के हैं। जमीन का असल में अगर देखा जाए उसको स्तर पे, जमीनी स्तर पे, बीकानेर में इस तरह के मामले जो आगे तहसीलदार थे, हमने भी न्यूज दी उस टाइम में, वो मना करते थे कि ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, नाम का फर्क है, नाम जुड़े हुए इधर उधर, तो निकल के तो कुछ आता नहीं ना। वाड्रा वाले केस में क्या आया निकल करके अब तक? सिर्फ ये कि उनको यहाँ बैठा लिया, वहां बैठा लिया, न्यूज बनवा दी, उनको परेशान वो हुए, या देश हुआ, या कांग्रेस हुई। ये जैसा मीना साहब कह रहे हैं वो बहुत सही लगता है कि भाई करना है करो, ढंग से करो ना। अब मौके की तलाश की वजह से गोयल साहब आपने एक बहुत बड़ी बात, पते की बात कही है। ये इससे क्या लगता है आपको? देखिए, राजनीतिक दल अपनी सरकार को भोग के चले जाएंगे, कोई भी पार्टी हो। मैं भोगना इस वजह से कह रहा हूं कि सत्ता का सुख है और वो अंधा बना देता है इंसान को। फिर ये लगता है कि मेरे को चैलेंज देने वाला कोई नहीं आना चाहिए। राजनीति का दौर बदल गया है। ये हर कोई यही चाहता है कि मैं सर्वे, मेरा डिसीजन सबसे सर्वे सर्वा, और मेरे सामने कोई चुनौती आनी नहीं चाहिए। ये राजनीति का दौर बदल रहा है, बेशक चाहे कोई कुछ भी कहे। ये तो ऐसे में क्या लगता है कि जो एजेंसियों की विश्वसनीयता है, जिस पे आम जनता भरोसा कर सकती है, वो डगमगाएगा? बिल्कुल होता ही है। ऑर्डिनरी आदमी तो फंसा रह जाता है। जैन साहब जानते हैं, बहुत बड़े वकील हैं, जो ये कह रहे हैं, बहुत सही बात कर रहे हैं कि एनफोर्समेंट जो बिल था, एनेक्टमेंट, उसको किस तरह से लागू करना है वही क्लियर नहीं है अभी। सारी चीजें उसी तरीके से हैं। तो आम आदमी पे तो होता ही है कि सारा देश जो है, ईडी है, इनकम टैक्स है, सीबीआई है, सिर्फ जो बड़े वीआईपी कल्चर्स के लोग हैं, ये जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, उनको ही ले जाते हैं उठा करके। तो अजीब सा लगता है। और ये सब आपके पास आना चाहूंगा, जो ये ईडी का मामला महाराष्ट्र में हुआ, ईडी का मामला हुआ राजस्थान में हुआ, ईडी का मामला हुआ पंजाब में हो रहा था उस वक्त जब चुनाव हो रहे थे। क्या सब आपके पास आना चाहूंगा। अभी जैसे गोयल साहब कह रहे हैं, और ये चौराहे की चर्चा भी होती है कि जब कब राजनीति ऐसा दौर आता है, उसी में सारी जांच एजेंसियां एक साथ चीजों को क्यों लेकर के आती हैं। अब मसलन राजस्थान में सियासी संकट आया, उसी दरमियान प्रताप सिंह खाचरियावास के ईडी के मामले, उसी दरमियान अशोक गहलोत जी के ब्रदर के मामले। वो उठा था। अक्सर सुना यह जाता है कि जांच एजेंसियां को मुहूर्त थोड़ी निकाल करके आएंगी, लेकिन वो रिजल्ट तक नहीं पहुंचती है बातें कि आगे इसमें हुआ क्या, फिर उसको दबा के बैठ जाना, फिर समय का इंतजार, मुहूर्त का इंतजार होगा। तो क्या लगता है आपको कि एजेंसियों को भी गाइड करने के लिए फिर लोग कहेंगे कि हमारे यहाँ पे हर स्तंभ की अपनी लिमिट बनी हुई है, सीमा बनी हुई है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे राजनीतिक दलों की और सरकारों की जो कल्चर हमारे यहाँ बन चुका था, उसे मार्गदर्शन करके, निर्देश देकर के, ये लोग नहीं कर पाए लेकिन सरकार ने किया। आज राजनीति से अपराधीकरण को दूर करने का काम किसने किया? सुप्रीम कोर्ट ने किया। आपका लाल बत्ती वाला कल्चर समाप्त किया, सुप्रीम कोर्ट ने किया। तो क्या अभी इंतजार होगा कि जांच एजेंसी एक मुकम्मल स्तर तक तो पहुंचे? देखिए, आपके प्रश्न में आपका जवाब आपने दे दिया है। आपने कहा कि हर एजेंसी की सीमाएं बंधी हुई हैं। हाँ, कानूनन सीमाएं बंधी हुई हैं, पर वास्तव में क्या कोई एजेंसी स्वतंत्र रही है? एजेंसी अपने आंकड़ों के अनुसार काम कर रही है। अगर ये कहा जाए कि एजेंसीज आजकल पॉलिटिकल पार्टीज के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हो गए हैं, पार्टीज की बात नहीं है, सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे एसीबी हो या एसओजी हो, सबका उपयोग हम देख रहे हैं। पर एक बात मैं कहना चाहूंगा, ये बहुत दिनों से मैं भी पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ रहे हैं, और हम सब लोग डिस्कशन भी कर रहे हैं। ये पीएमएलए एक्ट मेरे सामने खुला हुआ है। इनमें उन अपराधों की सूची है जिन अपराधों में, आईपीसी के वो अपराध जिनमें दर्ज होने पर ही पीएमएलए का केस माना जा सकता है। अब तक किसी भी प्रवक्ता ने यह नहीं बताया कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ कौन सी हत्या का, कौन सा अपहरण का, कौन सा डकैती का या कौन सा फोर्जरी का मामला है, क्योंकि उन दोनों के विरुद्ध सीधा कोई मामला दर्ज नहीं है। दूसरे मामले को जोड़कर उनको कोशिश की जा रही है। दूसरा पॉइंट आ रहा है कि जो इसमें मेन ऑफेंस है, जो उद्देश्य था, नारकोटिक्स, ड्रग्स, आर्म्स एक्ट, वेजिंग वॉर एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। आप बताएं, 3000 करोड़ की हीरोइन पकड़ में आती है किसी बंदरगाह पे गुजरात के,
आपने तो नहीं सुना, मैंने भी नहीं सुना कि उस मामले में ईडी ने जहां से ये ड्रग्स आ रही हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की है। बड़े बड़े जो स्मगलर्स हैं, आर्म्स स्मगलर्स पकड़े गए, पुरुलिया में आर्म्स गिरे, सब जगह आर्म्स गिरे। क्या किसी आर्म्स डीलर के अगेंस्ट में, क्या किसी आर्म्स डीलर के अगेंस्ट में ईडी एक्ट में कोई कार्रवाई हुई है? क्या वाइल्ड लाइफ पोचर्स के अगेंस्ट में, जो हिंदुस्तान की वाइल्ड लाइफ बाढ़ ले जा रहे हैं, वो पैसा वापस हिंदुस्तान में आया है या कहीं गया है, उनके विरुद्ध ईडी में कोई कार्रवाई की है? तो ईडी का जो एक्ट था कि हमारी अर्थव्यवस्था को स्वच्छ रखना, कि इसमें अपराध से जुड़े हुए ड्रग्स के, स्मगलिंग माफिया के, वाइल्ड लाइफ के, जो हिंदुस्तान में विद्रोह कराने के लिए पैसे दिए जाते हैं, आप ऊपर कई लोगों पर लगाते हैं, पर क्या कभी उनको फाइनेंस करने वालों के लोगों पर, जो आतंकवाद फैलाने पर कार्रवाई की, ईडी ने कोई कार्रवाई की है या कोई संपत्ति जब्त की है? प्रश्न इस बात का आ रहा है सारा का सारा कि जो हिंदुस्तान से बाहर पैसे ले जाके भाग गए, उनके खिलाफ भी इनकम टैक्स ने कार्रवाई की है, ईडी ने कार्रवाई वहां नहीं की है। ईडी की कार्रवाई जब भी आजकल देखने को मिलती है, वहीं देखने को मिलती है जहां कोई चुनाव होने वाला हो या कोई राजनीति का मामला हो। तो ये 2005 का कानून क्या इसलिए लाया गया था कि हम विरोधियों को फिर इसमें कानून बनाते रहें? अगर कोई सच्चेत आके बताएंगे हमने इतने स्मगलर्स की संपत्ति ईडी में जब्त की है, इतने ड्रग्स माफिया की संपत्ति हमने जब्त की है, और ये जो उदाहरण है ये इक्के दुक्के हैं, और होता क्या है कि वो इक्के दुक्के उदाहरण है और सारे के सारे उदाहरण आपके राजनीतिक हो जाते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का, कि टू सिक्योर इकोनॉमी को स्वच्छ रखना, और ये जो भ्रष्ट तरीके से, आप बताइए, भ्रष्टाचारियों के राजस्थान में हजारों करोड़ों के भ्रष्टाचार हुए, अभी भी कई केस हुए हैं जिसमें करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त हुई है। क्या किसी भ्रष्टाचारी के विरुद्ध ईडी ने कोई कार्रवाई की है? जबकि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में अगर कोई भी संपत्ति कमाई गई है तो ईडी के दिन कार्रवाई होती है, क्यों नहीं की गई है? राठौड़ साहब, ये बताया जाए कि ये अपराधों में कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ईडी का मकसद इकोनॉमिक ऑफेंसेस में सबसे बड़ी जो बात थी उसमें यह था कि माफियाज की कमर कैसे तोड़ी जा सकती है। पैरेलल एक पुलिस की तरह ही एक एजेंसी ऐसी भी होनी चाहिए जो पर्टिकुलर सेगमेंट को देख सके, अपराध के किस किस्म का अपराध है, और उसमें जो माफिया जिस तरह से डेवलप हो रहे हैं, जो अनैतिक तरीके से या आचरण जो इसमें लिखा हुआ है डेफिनेशन में, उस तरह से जो पैसा बना रहे हैं, ठीक है, आप बुलडोजर का उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन जो अभी जैन साहब ने कुछ सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि ये अगर जांच एजेंसी, आज इन्होंने केवल देखिए आप पे उंगली नहीं उठाई है, इन्होंने तमाम राज्यों को भी उसमें इन्वॉल्व किया है कि स्थितियां क्या बन रही है। अगर ये फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बन जाएंगी जांच एजेंसियां, जब इच्छा होगी तब उसको बाहर निकाल देंगे पिंजरे से तोते को, और जब इच्छा होगी उसको अंदर लगा देंगे, फिर क्या होगा? देखिए, ईडी ने 2021 से 22 तक, मार्च तक 2019 केस दर्ज किए हैं, और उसमें करीबन 20 लाख करोड़ की संपत्ति और उन्होंने जब्त मतलब पकड़ी है। केवल पॉलिटिकल मैटर्स आपके सामने आते हैं, मीडिया के सामने या जनता के सामने या चर्चा में आते हैं, ईडी काम कर रही है। दूसरी बात मैं बताऊं, इसमें अपराध नहीं हुआ क्या कि नेशनल हेराल्ड की जो संपत्ति दिल्ली में है, सोनिया गांधी ने कब्जे कर रखी है, और उसने और किसको किराया दी है, उसकी 2 मंजिलें, जो 7 मंजिला भवन है, उसकी 2 मंजिलें पासपोर्ट कार्यालय को दे दी थी उन्होंने किराए पर। वो किराया वसूल कर रही है। राठौड़ साहब एक बार बीच में रोकना चाह रहा हूँ। राठौड़ साहब मैं बीच में रोकना चाह रहा हूँ। सर बिल्कुल ईडी के ऊपर कोई सवाल नहीं खड़ा करा, रामनारायण जी को आप छोड़ दीजिए। एक बार सर मैं आप ही की बात कर रहा हूँ, सर आप ही की बात ना। यश गोयल साहब सवाल खड़ा कर रहे हैं ईडी पर, ना सवाल खड़ा कर रहे हैं के जैन साहब। लोग सभी पब्लिक भी ये जानना चाहती है कि कोई भी जांच एजेंसी एक स्तर तक तो पहुंचे। जो अभी यश गोयल साहब ने मिस्टर वाड्रा का उदाहरण दिया था, मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है। वसुंधरा राजे जी की गवर्नमेंट आई, ओटीएस के अंदर मीटिंग थी, पार्लियामेंट इलेक्शन सामने थे, वहां अर्जुन मेघवाल साहब ने एक बात कही थी कि हमने एक कमेटी बनाने का निर्णय लिया। वो कमेटी रेवेन्यू से जुड़े लोगों के एक्सपर्ट्स की कमेटी है और जल्द उसकी रिपोर्ट आएगी। सर 5 साल आपकी सरकार चली गई, किसी नतीजे पे नहीं पहुंची। लोग ये जानना चाहते हैं कि ऐसे भूत को फिर बंद करके क्यों रखते हो, उसको बाहर निकालिए। जनता निर्णय जानना भी चाहती है कि इसमें ये हुआ, और जो अपराधी थे उसमें किसी का कोई प्रेशर नहीं, उनको अंदर कर दिया।
इसमें क्या होता है, कोर्ट से ये वकील लोग जमानत दिला देते हैं और जमानत दिला करके उसको लंबा खींच देते हैं। संविधान ने सर सिस्टम बनाया हमारे यहाँ पे। वो आप जानते हैं कि केस लंबे होते हैं और लंबे करने का काम ही वकीलों का ही है और वकील लोग उसको लंबा करते जाते हैं, लंबा खींचते जाते हैं। ये स्थिति है, जैन साहब ज्यादा अच्छी तरह से बता सकेंगे। दूसरा मैं आपको बताऊं, कोई कांग्रेस पार्टी कोई लोन दे सकती है क्या? कोई पार्टी जिसको कई सुविधाएं मिलती है, जिसके तहत उनको कोई भी धन देता है, पैसा देता है, तो वो लोन दे सकती है क्या? उसने कैसे 90 करोड़ रुपया लोन दे दिया। दूसरा, ये जो पूर्व शेयर होल्डर्स जो हैं, जैसे शशि भूषण कोर्ट में चले गए कि बोले हमसे पूछा तक नहीं और हमारे शेयर्स हैं इन्होंने ट्रांसफर कर दिए, ये भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है? जो शशि भूषण खुद कोर्ट में गए, कोर्ट में जाकर के और वहां से उन्होंने कहा कि हमको नहीं पूछा। ऐसे कई शेयर होल्डर्स हैं जो मतलब जिनको पता ही नहीं और उनके शेयर ट्रांसफर कर दिए और यानी संपत्ति खुद ने वो संपत्ति सस्ते में दे करके और खुद ही ले ली। यानी सोनिया, जिसमें एजीएल में सोनिया और यंग वाईएल में सोनिया, एजीएल में राहुल गांधी और यंग इंडिया में भी राहुल गांधी, यानी वो संपत्ति कैसे हस्तांतरित करते हैं? ऐसे ये अपराध नहीं तो क्या है? ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं तो क्या है? ये बता दे मुझे, गोयल साहब बता दे। दूसरा मैं एक बात बताना चाहूंगा, आपने एक सवाल खड़ा किया है कि वकील लंबा कर देते हैं। देखिए, तो न्यायिक प्रक्रिया है और न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही वकील उससे बाहर जाता है। उसके दोषी हम नहीं है भाई, ये अपराध लंबा मत करिए, उसको पहले समय कम है। रामनारायण जी आपके पास आना चाहूंगा। आप भरोसा रखिए, मदन राठौड़ साहब का ये कहना है कि एजेंसियों पे भरोसा करिए आप। नहीं, हम तो मदन राठौड़ के ऊपर भरोसा करते हैं। तो ये दिल में हाथ उठा के कहे, आप मदन जी श्री राम का नाम लेना भूल गए। आजकल आप बेतरनी पार करना चाहते हो कि राहुल जी के सोनिया जी का नाम लेकर के? ये प्रॉपर्टी उसके पास है, प्रॉपर्टी उसका, आपके मित्रों के पास क्या है? बात इसमें नहीं है। सवाल ये है कि देश की जनता जानना चाहती है कि ये घोटाला या ये बेईमानी या ये मिसयूज क्यों हो रहा है। आप उसका कारण बताइए। अब साहब, ये अभी वकील साहब ने साहब कहा इनके खिलाफ क्या केस है, आप जांच कर सकते हो, बुलाओगे, जलील करोगे, एक राष्ट्रीय लीडर को जलील करोगे। आपका जो एजेंडा है उस एजेंडे को रखिए, आप किसी को पैदा मत होने दीजिए, जनता को आप कब्जे में करिए, देश को बर्बाद होने से बचाइए और देश का माहौल खराब होने से बचाइए। और ये जो चीजें आप कृपा करके आप नरेंद्र मोदी से मिलते हो, नरेंद्र मोदी से कही कि देश को बेचने के पहले ये ध्यान तो नहीं डाइवर्ट करे, कम से कम आप मेरे सामने बिठा दीजिए उनको। क्या हो रहा है? उनकी बीवी, सुनिए, उनकी बीवी को भी प्रधानमंत्री बना दो तो रेल की पटरियां बेचना बंद कर देगी वो अपने आप ही। ये देश के साथ क्यों अन्याय हो रहा है? आप चलिए, माफी चाहूंगा, समय का अभाव है, समय कम है सर, रोकना चाहूंगा। ऑलरेडी हम ज्यादा टाइम ले चुके हैं, मैं माफी चाहूंगा, रोकना चाहूंगा। गोयल साहब कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन मैं छोटी सी बात कह रहा था। ये जो पार्टियों ने लोन कंट्रीब्यूशन के नाम पे, डोनेशन के नाम पे जो सबसे ज्यादा फंड जिसने लिए पार्टी की, उसकी जांच कौन करेगा? और जो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर है, उनका और उनके बेटे का जो पैसा जरा से इतना सारा हो गया था, उसकी जांच कौन करेगा? उनका कोई पता नहीं है। कहीं लिमिटेशंस नहीं है, कहीं कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, जरा पॉलिटिक्स के अलावा कुछ नहीं करना है। वो मदन जी को याद नहीं आ रहा। चले, जांच एजेंसियां कोई निष्कर्ष पे पहुंचेंगे और जानना भी चाहती है पब्लिक का कि वो किसी निष्कर्ष तक भी पहुंचना चाहिए और ये बायस नहीं होना चाहिए। अगर वास्तव में एजेंसियां अपने तरीके से करती हैं तो बड़ी अच्छी बात होना चाहिए, लेकिन टूल बन करके नहीं। देश की तकलीफ ये है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अतिथियों का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।